हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइट्स यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। जिसने 13 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूपी टेट सुपर टेट करके, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हमने जो टॉपिक लिया है, ये लिया है हिंदी का और संस्कृत का टॉपिक लिया है, ठीक है। तो इसमें जितने भी प्रश्न बने हैं प्रैक्टिस सेट में, तो वह सभी आज हम कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ साथ ही जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच जाए। और हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र और पीजीटी समाज शास्त्र की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमने हिंदी से लिया है। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट और सेकंड, ये गद्यांश का प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि सबसे पहले गद्यांश दिया है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो गद्यांश को चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि गद्यांश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन में गद्यांश और पद्यांश तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो गद्यांश का अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है, अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिट्टन और टमटम। तो बग्गी बंद डिब्बे की होती है, तो फिट्टन और टमटम ये खुले वाहन हैं, जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्व शक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्व शक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार का वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर वर्ष इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं और घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गद्यांश दिया गया है। तो अब आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या दिए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया। तो बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, या फिर तांगे का प्रयोग होने लगा, या हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, या फिर भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा। तो इसमें क्या सही हो जाएगा। तो देखो, इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि गद्यांश में क्या दिया गया था, गद्यांश के अनुसार सामाजिक और आर्थिक बदलावों से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण तथा इस्तेमाल होने लगा, ताकि कम से कम अश्व शक्ति लगे, ठीक है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तो 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं या फिर 5 हैं। तो बताइए कितने प्रकार हैं। तो हमने 3 प्रकार पढ़े थे। तो वो कौन कौन से थे। गद्यांश की जो आरंभिक जो पंक्तियां हैं उसी में बताया गया था कि तांगे और इक्के 3 प्रकार के हैं, बग्गी, फिट्टन और टमटम, ठीक है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो अब इसमें हमें बताना है कि खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो खूंटियाँ होता है, खूंटियों होता है, खूंटियाँ होता है, या फिर खूंटियों होता है। तो क्या होता है खूंटी शब्द का बहुवचन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि खूंटियाँ।
तो शब्दों के जिस प्रकार से एक से अधिक का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुवचन कहलाता है। शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुवचन कहते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये हो जाएगा खूंटियाँ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अज और अजन्मा, तो आजन्म, निर्भीक, आजीवन या फिर ईश्वर। तो बताइए अज अजन्मा का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है कि जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो, अर्थात ईश्वर। जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो तो वह क्या कहलाता है, अर्थात ईश्वर कहलाता है, अज और अजन्मा। तो अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, हमें अर्थ पूछा था, अज और अजन्मा का दूसरा अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो, अर्थात वे क्या है, ईश्वर है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो शब्द दिया गया है वह क्या है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि। तो इसमें कौन सा है जो कि वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। प्रतिनिधि कैसे लिखते हैं, इसी प्रकार से तो लिखते हैं, है ना। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो शब्द है वह क्या है, ये है तत्सम है। तो आज है, आँख है, अग्र है या फिर आग है। तो इसमें जो तत्सम शब्द दिया गया है वह कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी अग्र दिया गया है। कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी अग्र, ये तत्सम शब्द है। अर्थात बड़ा, जबकि आज, आँख, आग ये सभी क्या हैं, ये तद्भव शब्द दिए गए हैं। और बाकी ये सब क्या है, आज, आँख और आग ये सभी क्या है, ये तद्भव शब्द दिए गए हैं, तद्भव। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का हमको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बताइए कौन सा है, कल्प वृक्ष है, केवड़ा है, कमल है या फिर गुलाब है। तो अरविंद जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं, नलिन होता है, पुष्कर होता है, नीरज होता है, सरोज होता है ना, कमल होता है, पंकज होता है। ये सभी क्या हैं, ये अरविंद का पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, अरविंद। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, कमल है ना। कौन कौन से बताए थे इसमें, और भी कौन कौन से हैं, नलिन है, पुष्कर है, नीरज है, सरोज है, कमल है और पंकज है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निर्धन में कौन सी संधि है। तो आपने संधियों वाला चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें हमें बताना है कि निर्धन जो शब्द दिया गया है इसमें हमें कौन सी संधि दी गई है। तो अयादि संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। तो अगर हम निर्धन का संधि विच्छेद करेंगे तो वह किस प्रकार करेंगे, नेह प्लस धन, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। निर्धन में कौन सी संधि है, तो ये है विसर्ग संधि है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, देशांतर में कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो बताइए देशांतर जो है उसमें कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, यानी कि कर्मधारय समास है। देशांतर में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें बताइए कौन सा अलंकार दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि रूपक अलंकार दिया गया है। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, तो
तो इसका अर्थ क्या होता है कि आकाश पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो, अर्थात जैसे आकाश में रात्रि में तारे हो जाते हैं और सुबह सूर्य के प्रकाश के आगे तारे नज़र नहीं आते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाए। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा तद्भव शब्द दिया गया है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे तत्सम पूछा था, इसमें क्या पूछ रहा है, तद्भव शब्द हमें बताना है। तो इष्टिका है, कुपुत्र है, अमीय है या फिर उलूक है। तो कौन सा शब्द है जो कि एक तद्भव शब्द दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, अमीय शब्द दिया गया है। तो अमीय ये तद्भव है और अन्य तीनों कौन से दिए गए हैं, ये तत्सम शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, शोक है, रति है या फिर हर्ष है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है ये क्या होता है, ये होता है शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये होता है उत्साह होता है। श्रृंगार रस का क्या होता है, ये होता है रति होता है। और हास्य रस का पूछा जाए तो ये होता है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हर्ष होता है, यानी जो है वही होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। आसन्न भूत है, संदिग्ध भूत है, सामान्य भूत है या फिर पूर्ण भूत है। तो बताइए, मैं खाना खा चुका था, यह कैसा है, यह पूर्णतः भूतकालिक शब्द है। कैसा है, पूर्णतः भूतकालिक शब्द है, यानी कि वह जो खाना खा रहा था वह उसने पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि पूर्ण हो चुका है, यानी कि मैं खाना खा चुका था, है ना। तो इसमें क्या है, ये पूर्णतः भूतकालिक शब्द है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राजा सेवक को कंबल देता है। तो वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, इसमें अंडरलाइन की हुई है, तो इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है या फिर संबंध कारक है। तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक है। कौन सा है, कर्म कारक है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में सेवक को यानी कि कर्म कारक है, इसमें विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसका ये जो विभक्ति चिन्ह है इसमें किसका प्रयोग हुआ, को का प्रयोग हुआ है। ये कौन सा है, कर्म कारक है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरिन है, ठठेरिनी है, ठठेरी है या फिर ठठारी है। तो क्या है क्वेश्चन, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन हमको करना है। तो 15 का राइट आंसर क्या है, तो देखो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, यानी कि ठठेरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ठठेरिन। तो इसमें 15 का जो सही है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे देखिए संस्कृत के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, अभवत रूप है। तो अभवत किसका रूप है, तो इसमें से बताइए इसमें अभवत किसका रूप है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें अभवत ये भू धातु के लण लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, इसमें जो सही है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मिल सड़ गमे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। मिलती, मिलते, दोनों नहीं या दोनों ही। तो क्या है 17 का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मिलती। क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, मिलती। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पौर्वशालः का विग्रह है। शालायः पूर्वम, पौर्व एवं शालाः, पूर्वशाला यस्य सः या फिर पूर्वस्याम शालायाम भवः। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, पूर्वशालाः का विग्रह है। तो क्या है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वस्याम शालायाम भवः। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें तत्पुरुष समास दिया गया। इसमें क्या है, इसमें तत्पुरुष समास है।
अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें है द्विमुनम्य समास है। द्विमुनम्य समास है तो कौन सा समास है? तो देखो, द्विगुण समास है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या फिर कर्मधारय है। तो ये है संख्यावाची सुबंत नदीवाचक सुबंतों के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अतः द्विमुनम्य इसमें अव्ययी भाव समास है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। पठितवत में प्रत्यय है क्यत्वतु, बतुप, क्यत या फिर मतुप। तो पठितवत में कौन सा प्रत्यय दिया गया है? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यानी कि बतुप। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट होगा, यानी कि पठितवतम में वतुप प्रत्यय दिया गया है। तो पठ धातु में वतुप ये प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाता है? पठितवत रूप बनता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से संबंध है करण, अपादान, संप्रदान या फिर कर्म। तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपादान। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपादान। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से अपादान कारक होता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पितरों में समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या फिर अव्ययी भाव है। तो पितरों में कौन सा समास है? तो ये है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता च पिता च इति पितरो। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कामी स्वताम पश्यति यह सूक्ति है दुष्यंत की, कर्ण की, शकुंतला की या फिर दुर्वासा की। तो कामी स्वंता पश्यति ये किसकी सूक्ति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत की। प्रस्तुत सूक्ति ये अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अडंक के श्लोक 2 में निहित है। इसे राजा दुष्यंत ने कहा कि कामी व्यक्ति अपनी ही बात देखता है। ठीक है, कामी व्यक्ति अपनी ही बात देखता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। विक्रमोर्वशीयम है चंपू काव्य, खंड काव्य, नाटक या फिर त्रोटक। तो ये क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी नाटक है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी नाटक है। और ये किसका है? विक्रमोर्वशीयम। तो ये है कालिदास का द्वितीय नाटक है। यह अंकों में त्रोटक नामक उपरूपक है। इसमें राजा पुरुरवा यानी कि विक्रय और उर्वशी नामक अप्सरा की परिणय कथा वर्णित है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि नाटक। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अर्थो सत्यर्थ भिन्ना वर्णाना सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? यमक से है, रूपक से है, अनुप्रास से है या फिर उपमा से है। तो किससे है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार है। अर्थो सत्यर्थ भिन्नाना वर्णाना सा पुनः श्रुति यमकम, अर्थात अर्थ होने पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय का पूर्व क्रम से ही आवृत्ति क्या कहलाता है? यमक अलंकार कहलाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।